आई प्लान कि कल तक अपना ये चैप्टर क्वेश्चंस के समय फिनिश हो जाना चाहिए। प्लान किया है, देखते हैं कैसे जाता है। सो थोड़ा सा मशीन डिजाइन बाय अस और जनरेटिंग सम वर्क। ठीक है, इसका कुछ एक बेसिक डायग्राम है। पॉइंट नंबर 1, देखो इंजन ऐसा कुछ होता है, कोई एक मशीन है जो कहीं से हीट उठाएगी। बहुत बेसिक डायग्राम है कि ये कहीं से कंज्यूम करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी कहीं से। अब इस एब्जॉर्ब हीट के रिस्पॉन्स में कुछ यूजफुल वर्क डिलीवर कर देगी, डिलीवर सम यूजफुल वर्क, और बाकी जो हीट बचेगी ना उसे रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ एन इंजन। अगर इसी को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं बनाऊं, तो जिस बॉडी से या जिस सिस्टम से ये हीट उठाती है उसका एक स्पेशल नाम होता है सोर्स ऑफ हीट। सोर्स ऑफ हीट का एक स्पेशल नाम होता है यहाँ पर, राइट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सोर्स ऑफ हीट, हीट का भंडार, हीट रिजर्वोयर, हीट रिजर्वोयर। अब यहाँ पे आप एक नया वर्ड देख रहे हो, हीट रिजर्वोयर। ये सोर्स को हम रिजर्वोयर क्यों बोल रहे हैं, रिजर्वोयर बोलने से क्या खास प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाएगी इस सिस्टम के साथ, वो देखेंगे। ठीक है, एंड इंजन इज कंसिस्टिंग ऑफ सम वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, एंड इट रिजेक्ट सम हीट टू सम सिंक, हीट सिंक। हीट सिंक का दूसरा नाम कोल्ड रिजर्वोयर। इसका मतलब इंजन के ना तीन हिस्से हैं। अगर देखा जाए तो इंजन कंसिस्ट ऑफ, ब्रॉडली इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। वन इज हीट रिजर्वोयर, दैट इज सोर्स ऑफ हीट, अनदर इज वर्किंग सब्सटेंस, एंड थर्ड वन इज कोल्ड रिजर्वोयर। इसी को थोड़ा रिलेट करते चलते हैं अपनी कार के इंजन से। ठीक है, तो कार के इंजन में जब आप सर्विस कराते हैं तो आप क्या डलवाते हैं कार के इंजन में? इंजन ऑयल, राइट, इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल इज द वर्किंग सब्सटेंस। देन व्हाट इज सोर्स ऑफ हीट? हीट कहां से आती है, कहां से एनर्जी आती Well, है? फ्रॉम बर्निंग फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, राइट। तो दैट सर्व्स द पर्पस ऑफ हीट रिजर्वोयर। फिर हीट रेडिएट कहां होती है? भाई देखो, जितना फ्यूल बर्न हुआ उसके रिस्पांस में गाड़ी चल रही है। ठीक है, दैट हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इट इज रनिंग ऑन द रोड। ट्रांसलेशन इन फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन, रोटेशन, इंडियन ट्रांसलेशन, वो अलग कहानी है। ठीक है, मतलब हमें वर्क मिल गया, कुछ ना कुछ यूजफुल वर्क मिल गया। बट जितना भी बाकी हीट रेडिएट हुआ, बाकी हीट रिजेक्ट हुआ, वो कहां रिजेक्ट हुआ? टू द सराउंडिंग, टू द सराउंडिंग एयर। दैट इज व्हाई इफ यू स्टैंड नियर टू अ कार, देन यू विल स्टार्ट फीलिंग हॉट बिकॉज़ इट इज रेडिएटिंग हीट। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कार के तीन हिस्से, एक तो बर्निंग फ्यूल मतलब हीट रिजर्वोयर, एक वर्किंग सब्सटेंस मतलब इंजन ऑयल, एंड सराउंडिंग जिसको हीट रिजेक्ट हो रही है, राइट। सो हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम हॉटर रिजर्वोयर, it is being rejected to colder reservoir, and some useful work is delivered by your working substance to the user। ठीक है, then from this arrow diagram आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि work will be equal to q1 minus q2, work will be equal to q1 minus q2, and efficiency of the engine will be equal to efficiency, efficiency जैसे मैं आप ही की efficiency पूछूं कि कितने efficient हो आप, तो वो कैसे डिटरमाइन होगा कि आपने कितने यूजफुल वर्क किया, एक दिन में आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना यूजफुल वर्क करके दिया। ओवर में कितना आपने कंज्यूम किया, उससे मतलब होगा कितना वेस्ट निकाला, दैट डजंट मैटर फॉर मी इन डिटरमाइनिंग योर एफिशिएंसी। तो सिमिलरली हियर, कितना यूजफुल वर्क किया ओवर में, कितना कंज्यूम किया, कितना वेस्ट किया, दैट डजंट मैटर फॉर मी। सो देयरफॉर इट विल बी द रेशियो ऑफ टू, वर्क यूजफुल वर्क डिलीवर्ड ओवर में हीट एब्सॉर्ब। ठीक है, वेयर वर्क is itself equal to the difference of these two heats, q1 minus q2 over में q1, so it comes out to be equal to 1 minus q2 over में। efficiency is a number, joule over में joule, so that is a dimensionless number। efficiency is a number, कितना परसेंट efficient है। okay, so that is all basic about an engine। अभी तक क्या समझा? engine is a machine which delivers some useful work। कहां से करेगी वर्क? by absorbing some heat from the source। heat source को हम बोल रहे हैं heat reservoir। अब now let us understand कि why we are calling it a heat reservoir। heat reservoir बोलने से क्या इसके साथ एक स्पेशल प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाएगी, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, heat reservoir या hot, ये hot reservoir है basically, hot reservoir। so by calling something somebody as a heat reservoir, what do we mean? We mean that first of all size of that body is very large, it is very very large in comparison to this working substance। ठीक है, and it has infinite thermal heat capacity। thermal heat capacity कैसे डिफाइन करते हैं यार हीट कैपेसिटी को? क्या था हीट कैपेसिटी? सी, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या थी सी की? डेल्टा क्यू ओवर में डेल्टा टी, राइट? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो कैसे डिफाइन करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय यूनिट डिग्री सेल्सियस, राइट। इफ थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सम बॉडी इज इनफाइनाइट, समझो, इफ थर्मल हीट कैपेसिटी ऑफ सम सिस्टम इज इनफाइनाइट, इसका मतलब कितना हीट निकालना पड़ेगा मुझे इस सिस्टम में से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से हिलाने के लिए? कितना हीट निकालना पड़ेगा? कितना? इनफाइनाइट, infinite. राइट। इसको दूसरे तरीके से समझो कि क्योंकि मैं इसको यहाँ पर रिजर्वॉयर बोल रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं इस रिजर्वॉयर से कितना ही हीट निकाल लूं, क्या इसका टेम्परेचर बदलेगा? नो, इसका टेम्परेचर हमेशा T1 पे कांस्टेंट बना रहेगा। सिमिलरली फॉर द कोल्ड रिजर्वॉयर, कोल्ड रिजर्वॉयर को मैं कितना ही हीट रिजेक्ट कर दूं, इट्स टेम्परेचर इज गोइंग टू रिमेन द सेम। एग्जांपल लेते हैं, कुछ रिजर्वॉयर्स के एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू आर रनिंग इन अ पार्क, ठीक है। सो सिंस यू आर रनिंग इन अ पार्क, योर बॉडी इज continuously in thermal contact with the air molecules of your surrounding, air molecules of the park, right? So here there are two systems which are in thermal contact, one is your body and another is surrounding air molecules, right? Since you are continuously running, so therefore you will be continuously absorbing and releasing heat, releasing, right? So since you will be continuously releasing heat, do you guys expect, क्या लगता है कि क्या पार्क का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पार्क में गर्मी हो जाएगी? इज इट सो? No, No, sir. रीजन क्या है कि सर हम जो यहाँ पे दो सिस्टम भले ही कॉन्टेक्ट में हो, भले ही मेरी बॉडी मतलब सिस्टम 1 सिस्टम 2 को भले ही हीट दे रही हो, बट सिंस माय बॉडी, सिंस सिस्टम 1 इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू सिस्टम 2, सो देयरफॉर मैं कितना ही हीट दे दूं सिस्टम 2 को, इसका टेम्परेचर नहीं हिलने वाला। एंड दैट इज व्हाई इन दिस एग्जांपल एयर मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू द पार्क कैन सेफली बी सेड टू बी अ हीट रिजर्वोयर, या बिकॉज़ दैट हैज इनफाइनाइट हीट। तो हीट रिजर्वोयर क्या होता है? हीट रिजर्वोयर एक ऐसी बॉडी होती है, हीट रिजर्वोयर, हीट का रिजर्वोयर, हीट का भंडार, एक ऐसी बॉडी होती है जिससे आप कितना ही हीट निकाल लो या कितना ही हीट दे दो उसको, उसका टेम्परेचर जो है वो वही रहेगा, राइट? ओके, आगे चलते हैं। सो fine, so that is all about basic of an engine, yeah। you will always remember that working substance of an engine, ठीक है, मैं पॉइंट लिखता हूं, आप कंप्लीट करोगे। working substance of an engine will always undergo, it will always undergo कैसा? साइक्लिक प्रोसेस। हाँ जी,
कैसा साइक्लिक प्रोसेस ऑन पीवी इंडिकेटर डायग्राम? बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बताओ। क्लॉकवाइज। इंजन एक ऐसी मशीन जो वर्क करे या वर्क कंज्यूम करे, जो सराउंडिंग पे वर्क करे या सराउंडिंग से काम करवाए। इंजन कैसी मशीन जो सराउंडिंग पे वर्क करे, राइट? जो सराउंडिंग पे कुछ पॉजिटिव वर्क करे, सराउंडिंग को वर्क करके दे। सराउंडिंग पे वर्क तभी होता है साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस में पॉजिटिव वर्क तभी होता है जब साइकिल क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और यहीं पे मैं अगर बोल देता ऑन वीपी इंडिकेटर डायग्राम क्या करते हैं? मतलब वाई एक्सिस पे वॉल्यूम और एक्स एक्सिस पे प्रेशर, फिर क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो दीज आर ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ एन इंजन। सो नाउ द पॉइंट इज, अब समझो मेरी बात, हमारा एम क्या है? हमारे से मेरा मतलब है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का एम क्या है? मतलब हुंडई में जो अच्छे अच्छे सैलरी वाले इंजीनियर्स रिक्रूटेड है, या टेस्ला में रिक्रूटेड है, या लेट्स से वोल्वो में, ये सब कार के ब्रांड्स हैं, होंडा में रिक्रूटेड है, मारुति सुजुकी में रिक्रूटेड है, उन सब इंजीनियर्स का क्या एम है? बताओ। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाना। सही है, ताकि माइलेज सही आए निकल के, राइट? ताकि मतलब कॉस्टली ना पड़े यूजर को, अभी उनकी कार बिकेगी। सो एम है कि अपने को मोस्ट एफिशिएंट इंजन बनाना है। ध्यान से सुनना, एम है अपने को मोस्ट एफिशिएंट इंजन बनाना है। सही है। तो एक्सपेरिमेंटलिस्ट ना थियोरेटिशियन के पास गया, एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थियोरेटिशियन के पास गया और बोला कि यार भाई सबसे एफिशिएंट इंजन बनाना है मेरे को, कैसे बनाऊं? मतलब एटलीस्ट तू नोटबुक में बना के दिखा दे, थियरी में बना के दिखा दे, एटलीस्ट मुझे ये बता दे कि अगर मैं कभी मैक्सिमम एफिशिएंसी तक पहुंच पाया, मैं मतलब एक्सपेरिमेंटलिस्ट कभी मैक्सिमम एफिशिएंट इंजन अगर कभी बना पाया, तो वो कौन सा होगा? मतलब मेरा कौन सा ड्रीम वाला इंजन है? ठीक है, जहां तक मुझे पूछना है कौन सा मेरा इंजन है, कौन सा मेरा एम है। एक एक्सपेरिमेंटलिस्ट थियोरेटिशियन के पास गया और बोला कि भाई सबसे बेस्ट इंजन भले ही किताबों में एग्जिस्ट करे, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ना करे, ताकि मुझे एटलीस्ट पता लग जाए बीइंग एन एक्सपेरिमेंटलिस्ट कि व्हाट इज माय एम। क्या मेरा एम 100% एफिशिएंट इंजन बनाना है या कितना परसेंट एफिशिएंट इंजन है? सो थियोरेटिशियन नेम्ड साडी कार्नो, ठीक है, ही सेड विद एन एम ऑफ डिजाइनिंग मोस्ट एफिशिएंट इंजन इन द पेपर, मतलब इन द थियरी, एंड दैट इंजन वाज नेम्ड एज कार्नो हीट इंजन। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कार्नो हीट इंजन। आप लोग सोचना स्टार्ट करो, इस इंजन में ऐसा क्या करूं कि ये इंजन बहुत एफिशिएंट बन जाए, सबसे ज्यादा एफिशिएंट बन जाए। बताओ, जब आप लोग कार की सर्विस कराने जाते हो, ठीक है, एटलीस्ट बॉयज लोग तो जाते ही होंगे, तो फ्यूल चेंज कराते हो, इंजन फ्यूल, इंजन ऑयल, तो कौन सी कंपनी का डलवाते हो? बताओ। गल्फ। हाँ, कौन सी कंपनी का डलवाते हो अपनी कार्स में? ठीक है, किस बेसिस पे डलवाते हो? उसकी विस्कोसिटी, ठीक है, कितना कम फ्रिक्शन होगा, जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना अच्छा वो उसकी एफिशिएंसी होगी। या हम लोग तो ऐसा देख के डलवा लेते हैं जो सबसे महंगा उतना बढ़िया, कैस्ट्रॉल कंपनी का डलवा लेते होगे, या जो भी है, मैक कंपनी का, जो भी है। ठीक है, अब ये सोचो यार, सबसे आइडियल फ्लूइड कौन सा हो सकता है? मतलब ऐसा फ्लूइड, जीरो हो जाए। मतलब ऐसा फ्लूइड जिसमें जब एक्सपैंड कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, एक्सपैंड कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, तो कोई एनर्जी खर्च ना हो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने में। बताओ किस फ्लूइड में या किस गैस में मॉलिक्यूल के बीच में जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो? आइडियल गैस। आइडियल गैस। फ्यूम करना आसान था, पहला पॉइंट। उन्होंने कहा यार मेरे को तो थियोरेटिकली बनाना है ना, एक्सपेरिमेंटली अपने आप देखेगा, तो मैं वर्किंग सब्सटेंस रख लेता हूं। क्या रख लेता हूं वर्किंग सब्सटेंस? मतलब मैं अपनी गाड़ी में कौन सा फ्यूल डाल देता हूं, कौन सा इंजन ऑयल डाल देता हूं? आइडियल। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 वर्किंग सब्सटेंस ऑफ कार्नो इंजन इज, वर्किंग सब्सटेंस ऑफ कार्नो इंजन इज आइडियल गैस। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ये बताओ ऐसा कभी हो सकता है कि आपने अपनी कार में एक बार पेट्रोल डलवाया और वो जिंदगी भर चलता रहे? नहीं। इसका मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो सोर्स ऑफ हीट क्या एक रिजर्वॉयर है? नो 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 नो, राइट। इसका मतलब फिर से कार्नो स्मार्ट थे और उन्होंने कहा यार मैं सोर्स ऑफ हीट को ना ऐसा सोर्स ऑफ हीट ले लेता हूं जिसका टेंपरेचर कभी गिरे ही ना। मतलब मैं सोर्स ऑफ हीट को बॉडी ना मान करके, एक बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज ना मान करके बॉडी ऑफ इनफाइनाइट साइज मान लेता हूं। मतलब क्या मान लेता हूं? रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर। तो पॉइंट नंबर 2, वर्किंग सब्सटेंस ऑफ कार्नो हीट इंजन इज ऑपरेटिंग बिटवीन, इट इज ऑपरेटिंग बिटवीन हॉट रिजर्वॉयर, जिसको आप सोर्स भी बोल सकते हो, जिसका टेम्परेचर हम T1 लेके चलते हैं, एंड अ कोल्ड रिजर्वॉयर, जिसको हम सिंक भी बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर हम लोग T2, यूजुअली T2 से डिनोट करते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। इतना तो क्लियर है यार कि वर्किंग सब्सटेंस ऑफ एनी इंजन विल ऑलवेज अंडरगो अ क्लॉकवाइज साइकिल ऑन पीवी इंडिकेटर डायग्राम। नाउ द पॉइंट इज कि वो साइकिल कैसे प्रोसेस से मिलके बनी है, वो साइकिल कैसे प्रोसेस से मिलके बनी है। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 3 बाद में लिख लेना, पहले बोर्ड पे देख लो। देखो साइकिल तो बहुत सारी बनाई जा सकती है, मैं भी बोर्ड पे बनाने जा रहा हूँ। पीवी इंडिकेटर डायग्राम पे क्लॉकवाइज साइकिल बहुत सारी बनाई जा सकती है। ये भी तो क्लॉकवाइज साइकिल है, ये भी एक क्लॉकवाइज साइकिल है। नेक्स्ट, दिस इज आल्सो अ क्लॉकवाइज साइकिल यार, ठीक है। बट नाउ द पॉइंट इज कि कौन सी क्लॉकवाइज साइकिल हम चूज करें। ठीक है, मतलब अपने को ऐसी साइकिल सोचनी होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हो। ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी तभी होगी जब ज्यादा से ज्यादा वर्क डिलीवर हो सके, ज्यादा से ज्यादा वर्क डिलीवर हो सके। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग अगर किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है तो उसके रिस्पांस में सिस्टम दो काम करता है। क्या क्या काम करता है? एक तो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और दूसरा कुछ ना कुछ वर्क डिलीवर करता है ऑन द सराउंडिंग। सही है, दो कार्य करता है, दो रिस्पांस होते हैं। सोचो ऐसा कौन सा प्रोसेस लें हम जिसमें हम जितना हीट सप्लाई करें, सारे का सारा ना, ये जितना भी हीट सप्लाई करें सारे का सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाए, इसमें जरा सा भी कंट्रीब्यूशन ना आए। तो DU 0 होना चाहिए। तो DU 0 कब होता है? DU किसके बराबर होता है? आइडियल गैस के लिए। तो मतलब DT 0। हाँ, तो वहां से एक आइडिया लगा कि पहला प्रोसेस शुड बी आइसोथर्मल। ठीक है, अब देखो साइकिल तभी बन पाएगी जब आगे गए, नीचे आए, पीछे गए, ऊपर आए। सही है, आगे नीचे पीछे ऊपर।
तब एक परफेक्ट साइकिल बन जाएगी। ठीक है, तो चलो आगे का तो समझ में आ गया कि आइसोथर्मली चले जाओ। अब नीचे आना है वापस। अब नीचे कैसे आए? नीचे आने के भी कई रास्ते हैं। एक आइसोकोरिकली आ सकते हो, एक स्टीपर ग्राफ कौन सा होता है? एडियाबैटिक जा सकते हो, राइट? सो व्हाट ही सेलेक्टेड वाज एडियाबैटिक ग्राफ। क्यों ऐसा यही क्यों सेलेक्ट किया? दिस विल बी आंसर्ड सून। ठीक है, एंड देन पीछे आने के लिए अगेन आइसोथर्मल, एंड देन ऊपर आने के लिए अगेन adiabatic graph. So this is the Carnot cycle. And one more point, this process, these four processes, each of these four processes should be reversible in nature. They should not be irreversible in nature. Why? क्या basic difference होता है reversible और irreversible process में? In reversible process, there are no frictional forces present in the system. And if there are no frictional or dissipative forces present in the system, then there won't be any energy dissipated in overcoming that friction. And hence, we can use all this heat, the major part of this heat, in converting into work. No heat would go in waste in overcoming friction. Like again, that is some ideal concept because we know that it is hardly possible to design any machinery which do not have any friction in it. So coming back to the point, coming quickly back to my point is कि working substance of Carnot heat engine undergoes कैसा cyclic process? Working substance of Carnot heat engine, ideal gas of Carnot heat engine undergoes कैसा cyclic process? तो देखो, working substance of Carnot heat engine undergoes Carnot cycle. अब Carnot cycle क्या होती है? Carnot cycle it is consisting of कितने process? तो Carnot cycle is composed of 4 reversible processes. Now what are those 4 reversible processes? Process number 1 लिख लो, reversible isothermal expansion. Next process लिख लो, process number 2 reversible adiabatic expansion. Next लिखो process number 3 reversible isothermal compression. Fourth process right? ये साइकिल दिखेगी कैसे? It will consist of 4 parts in total. So let me take 4 pens. I am having 3 only. तो PV इंडिकेटर डायग्राम पे ऐसे कुछ दिखाई पड़ेगी। देख लो एक बार बोर्ड पे देख लो, फिर बना लेना। पहला प्रोसेस ऐसा कुछ लेटा हुआ प्रोसेस, ठीक है, जिसका कम स्लोप हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी. This is an isothermal process carried out at the rate of temperature T1. T1 is the temperature of source. T1 is greater than T2. T1 is the higher temperature. T2 is lower temperature. T2 is temperature of sink. So this is the पहला process. This is first process, isothermal expansion. दूसरा process, steeper adiabatic PV gamma. वॉल्यूम बढ़ने पे प्रेशर एग्रेसिवली गिरता है, तो दिस इज स्टीपर ग्राफ. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मत बना देना, दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइन. सो B2C. नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस इसी के बिल्कुल पैरेलल, एंड दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट एट द टेंपरेचर T2. T2 is temperature of sink. T2 is at lesser temperature than T1. And last process, fourth process is reversible adiabatic compression. This is point B. Right? तो चलो एक एक करके समझते हैं. पहले इनकी ना टैग्स डाल लेते हैं, इनको मार्क कर लेते हैं. This is let's say pressure P1, volume V1. दूसरा पॉइंट पे प्रेशर P2, वॉल्यूम V2. तीसरे पॉइंट पे प्रेशर P3, वॉल्यूम V3. एंड फोर्थ पॉइंट वॉल्यूम V4, प्रेशर P. चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले प्रोसेस को डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है. बाद में नोट कर लेना या भले ही स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब समझने में ध्यान दो और आपको आता है रिस्पॉन्स दो. ये सब एक तरह से पिछले चैप्टर की रिवीजन चल रही है, कुछ नया नहीं करा रहा हूं मैं, ठीक है. पहला प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन. वर्क के बारे में क्या कोट करोगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. जल्दी जल्दी बोलो. पॉजिटिव, सही है. डेल्टा यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. डेल्टा क्यू पॉजिटिव. इसका मतलब यहां से यहां जाने में सिस्टम मतलब वर्किंग सब्सटेंस मतलब आइडियल गैस इज एब्सॉर्बिंग या एब्सॉर्बिंग. इट इज एब्सॉर्बिंग. कितना हीट? क्या सिंबल लिया था हमने एब्सॉर्ब हीट के लिए? अभी जो मैंने हीट इंजन डायग्राम बनाया था, Q1 अमाउंट ऑफ हीट किससे एब्सॉर्ब कर रहा है? और सही है. ओके, सो नाउ लेट अस डिटरमाइन ऑल दीस थ्री थिंग्स. एक तो जीरो है ही दिख रहा है, ठीक है, और एक निकाल लेंगे तो दूसरा तो उसके बराबर होगा ही फ्रॉम फर्स्ट लॉ. तो वर्क निकाल लेते हैं. वर्क इन गोइंग फ्रॉम A to B कैसे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला? एरिया से तो नहीं निकल सकता क्योंकि परफेक्ट ज्योमेट्री है ना. इंटीग्रल PdV, राइट. इंटीग्रल PdV V1 to V2. P की जगह क्या रखोगे? जल्दी जल्दी बताओ. nRT1 रख दोगे ना, टेंपरेचर इज कांस्टेंट, बाहर चला जाएगा. dV by में V. इंटीग्रल V1 to V2 क्या आ गया? nRT1 सो डेल्टा Q A to B जो कि Q1 के बराबर भी है. सिंबॉलिकली हम Q1 से डिनोट कर रहे हैं इसको, हीट एब्सॉर्ब को. वो किसके बराबर आ गया? इसी के बराबर आ गया. क्यों इसके बराबर आ गया? क्योंकि डेल्टा U कितना है? डेल्टा U 0 क्यों है? क्योंकि डेल्टा T 0 है. सही है, आइसोथर्मल. तो चलो ये पहला प्रोसेस. दूसरे प्रोसेस का बताओ जल्दी से. दूसरे प्रोसेस का नाम है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इसमें डेल्टा Q कितना होगा बता दो यारो. 0 सही है, चलो डेल्टा Q तो 0 होगा. वर्क कितना होगा? पॉजिटिव सही है. और डेल्टा U कितना होगा? नेगेटिव. अच्छा, डेल्टा U नेगेटिव इसका मतलब डेल्टा T के बारे में बताओगे? डेल्टा डिक्रीज हो रहा है. डेल्टा T नेगेटिव क्योंकि डेल्टा U इज इक्वल टू NCVT होता है. अगर डेल्टा U घट रहा है तो T भी घट रहा है. सही है, मतलब कूलिंग हो रही है. ये बताइए अपने को, एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इज एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी. एडियाबैटिक एक्सपेंशन करते वक्त आप हीट तो लेने नहीं दे रहे, फिर भी सिस्टम से काम कराए जा रहे हो. कहां से एनर्जी लाएगा? अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी यूज करेगा, अपना टेंपरेचर गिराएगा. तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस रिजल्ट्स इन कूलिंग. जब गैस ने आइडियल गैस ने वर्किंग सब्सटेंस ने एक्सपेंशन शुरू किया था बी पॉइंट से, तब उसका टेंपरेचर कितना चल रहा था बी पॉइंट पे? एडियाबैटिक एक्सपेंशन के कारण सी पॉइंट तक जाते जाते टेंपरेचर कितना हो गया? टेंपरेचर डिक्रीज हो गया T2. सही है, चलो अब निकालते हैं. वर्क निकालते हैं यार, ठीक है. ये डेल्टा U निकालो. डेल्टा U थोड़ा इजीली निकल जाएगा. डेल्टा U कितना कैसे निकालो? डेल्टा U बराबर NCV. कौन से में से कौन सा घटाऊं? डेल्टा T मतलब इसमें से क्या घटाऊं? फाइनल में से इनिशियल. फाइनल कितना है? फाइनल T2 है. इनिशियल कितना? T1. सही है, ये आ गया. ठीक है. अच्छा, CV और R और गामा में कोई रिलेशन बता सकता है? CV कैसे डिपेंड करता है R और गामा पे? R upon 1 minus gamma is equal to minus CV.
ऐसा कुछ होता है क्या? मेरे को याद नहीं है कि CV ये होता है क्या? अच्छा हम तो डिराइव कर लेते हैं, हमें डेल्टा क्यू मारना है। देखो जरा CV जो होता है वो F/2 R होता है और जो CP होता है वो F/2 + 1 R होता है। तो जो गामा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा इन दोनों का रेशियो CV/CV। तो वो आप देख पा रहे होंगे कि 1 + 2 बाय F आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको रीअरेंज करेंगे तो F किसके बराबर आ जाएगा? 2 बाय में गामा माइनस। तो C अब अगर आप F को यहाँ पुट कर दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और ये क्लियर है ना? याद आ गया ना सबको? कैसे निकालते हैं? तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NR ओवर में गामा -1 T2 - T1। अच्छा गामा और 1 मतलब गामा बड़ा या गामा की वैल्यू 1 से बड़ी है? गामा की वैल्यू हमेशा पक्का फॉर श्योर कि गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा फॉर श्योर। हाँ होगा इसमें इतना कर गामा विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। व्हाई? क्योंकि गामा इज CP/CV एंड CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP इज CV - R, वो CP CP + R। ठीक है, CP हमेशा CP से बड़ा होता है, तो देयरफॉर गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब ये तो एक पॉजिटिव नंबर निकल के आ गया, बट आप लोग तो कह रहे थे डेल्टा यू नेगेटिव होना चाहिए। T2 से छोटा है। सही है ना? ओह गुड, इसका T2 इज लेसर देन T1, so देयरफॉर हमें दिख रहा है कि दिस इज अ नेगेटिव नंबर। ओके गुड फाइन। तो अच्छा रहेगा कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो NR डिवाइडेड बाय में गामा -1 बड़े में से छोटा। फाइन, फेयर इनफ। वर्क कितना होगा? अब देखते हैं कितना दिमाग है। वर्क इन गोइंग फ्रॉम B टू C कितना होगा? कैसे निकालोगे? ठीक है, देखते हैं कितना दिमाग है, कैसे निकालोगे वर्क को? भाई डेल्टा क्यू कितना है? डेल्टा क्यू 0 है, तो डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू इन दोनों का सम 0 होगा, तो वर्क किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के। यस और नो? वही नहीं होगा फ्रॉम फर्स्ट। तो आंसर आ गया आपके पास NR ओवर में गामा -1 T1 - T2। इसको प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में कोई बच्चा लिखवा सकता है? मान लो मुझे टेंपरेचर हटा के प्रेशर वॉल्यूम लाना हो, कैसे लाओगे? बहुत आसान है। NR T1 की जगह क्या लिखोगे? NR T1 की जगह क्या लिखोगे? क्या मैं तो P2 V2 लिखूंगा, बाकी T1 V1 भी लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। P2 V2 will be equal to T1 V1 और NR T2 की जगह क्या लिखोगे? अब ये मत बोलना P2 V2 लिखेंगे, ये मत बोलना कि P2 V2 लिखेंगे। NR T2 इज टेंपरेचर एट सेकंड पॉइंट, नहीं टेंपरेचर एट थर्ड पॉइंट, तो क्या लिखोगे? P3 V3 बाय में। ये निकालने का कोई और तरीका था? ये तो चलो मेथड बन हो गया। वर्क निकालने का कोई और तरीका था? वही यूजुअल मेथड बताओ, फार्मूले वाला, है ना? चलो करवाओ, बोर्ड पे मुझे डेमोंस्ट्रेट करो। क्या फार्मूला था? इंटीग्रल PD वॉल्यूम कहां से कहां जा रहा है? P2 से। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो, है ना? P की जगह क्या लिखोगे आप लोग? इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस is P गामा इक्वल टू कांस्टेंट NRT/V से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। टेंपरेचर कोई कांस्टेंट होना है कि इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे। मान लो आपने यहाँ पे NRT/V लिख भी दिया। देखो ये वाला वेरिएबल हटाना था ताकि ये इंटीग्रेबल बन सके। इसको हटाने के चक्कर में एक और वेरिएबल ले आए, तो कोई मतलब मजा तो नहीं आया। कोई टेंपरेचर कांस्टेंट होना है कि मैं इसको बाहर ले जाऊं, टेंपरेचर भी वेरी करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिस्टम की इक्वेशन कामयाब नहीं है, उसकी बजाय अपने को प्रोसेस की इक्वेशन डालनी पड़ेगी, K डिवाइडेड बाय में। सही है, K बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट किया तो V की पावर माइनस गामा +1 ओवर में 1 माइनस V2 से सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यूज, K टाइम्स V3 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V2 की पावर 1 माइनस गामा ओवर में 1 माइनस गामा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? बताओ, ये तो बहुत बार कर चुके हो, न्यूमेरिकल में भी बहुत बार कर चुके हो क्वेश्चंस में। K को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना? K को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। जब K को यहाँ पे खोल के लिखोगे तो किसके बराबर लिखोगे? K की वैल्यू P3 V3 की पावर गामा भी होती है और P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पे आप P3 V3 गामा लिख दोगे, यहाँ पे P2 V2 गामा लिख दोगे, क्या आ जाएगा यार? P3 V3 की पावर गामा, यहाँ पे लिख दोगे P2 V2, क्या आ जाएगा यार? P3 V3 माइनस V2 ओवर में 1 माइनस गामा। P3 V3 माइनस वही आ गया जो ऊपर आया था, देख लो एक बार, ये आ गया ना? यहाँ पे उल्टा था, नीचे गामा -1 था। ठीक है, मतलब दोनों मेथड वर्क्स, फाइन। इस पे आ जाओ आप। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। बताओ डेल्टा यू कितना? 0। वर्क कितना? नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू कितना? नेगेटिव। इसका मतलब तीसरा प्रोसेस जो है उसमें सिस्टम इज गोइंग टू रिजेक्ट हीट टू द कोल्ड रिजर्वॉयर। इट इज गोइंग टू रिजेक्ट हीट टू द कोल्ड रिजर्वॉयर। रिजेक्टेड हीट को हम किस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं? Q2 and Q2 is magnitude, याद रखोगे Q2 is magnitude, Q2 is the amount of heat rejected to the cold reservoir. Why it is magnitude? क्योंकि जो डायग्राम हम बना रहे थे वो ऐसा कुछ बना रहे थे, hot reservoir, working substance, cold reservoir, Q1 Q2, तो rejection is arrow में involved है, rejection is arrow में involved है। Q2 and Q1 both are the amount, you are going to remember that Q2 and Q1 are the amount। ठीक है, चलो आगे देखो, निकालते हैं इनकी वैल्यूज निकालते हैं। वर्क बता दो, वर्क तो फटाफट आ जाना चाहिए। वर्क PdV होता है NR/T2 हो जाएगा बाय में V फाइनल ओवर में, तो कितना आ जाएगा वर्क? NR/T2 ln of V4 अपॉन में, तुम तो कहते हैं नेगेटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ गया यार, गड़बड़ हो गई। V4 is less than V3, so therefore ln के अंदर एक ऐसा नंबर है which is lesser than 1, ln of x where x is lesser than 1 is a positive or negative? That's a negative number. That's a negative. ठीक है, that's a negative number. Okay, so what will be delta q then? Delta q, ये CD भी लिख लो यहाँ पे, delta q CD third process में, it will be negative of this ना, एक मिनट, it will be the same, it will be the same, NR/T2 ln of V4 by में V। चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, नेगेटिव का साइन बाहर ले लो, तो ln के अंदर वाली चीज उलट दो, V3 by V4 करके लिख दो, तो delta q CD। तो Q2 क्या होगा? मैंने कहा था Q2 is amount, तो Q2 क्या होगा? मैंने कहा था Q2 is amount of, इसका मैग्नीट्यूड अगर ले लोगे क्या आएगा? NR/T2 ln of ये याद रखना आप लोग। Q2 is ऐसा हमने डिफाइन किया है, Q2 is magnitude of heat rejected, so that is why इसको पॉजिटिव लिख लेंगे। कितना कितना अमाउंट निकला 10 जूल निकला, तो वो निकलने में ही नेगेटिव साइन इन्वॉल्व है। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो वही सेम डिस्कशन इसके लिए वैलिड होगा कि भैया डेल्टा Q तो 0 है क्योंकि एडियाबैटिक है, कंप्रेशन है तो वर्क नेगेटिव है, डेल्टा U पॉजिटिव होगा, डेल्टा U पॉजिटिव होगा, डेल्टा T पॉजिटिव होगा। इसका मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ गैस। दिख भी रहा है, टेंपरेचर शुरू में T2 था, कोल्ड टेंपरेचर था, फाइनली गर्म हो गया, T1 चला गया। ठीक है, निकालते हैं, किसी से भी निकाल लो। मैं डेल्टा U से निकाल लेता हूं, डेल्टा U इज NCV डेल्टा T, डेल्टा T इज T1 - T2, तो NCV की जगह लिख दूंगा R बाय में गामा -1 T1 - T2, NR/T1 की जगह लिख सकता हूं, NR/T1 की जगह लिख, मतलब आप चाहो तो कन्वर्ट कर लो, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। NR/T1 की जगह लिख सकते हो P1 माइनस P4 डिवाइडेड बाय गामा। दिस इज डेल्टा U। व्हाट विल बी
work in fourth process D2A, it will be negative of this, तो minus nr T1 minus T2 over में gamma minus। ठीक है, चारों प्रोसेस में तीनों चीजें निकाल ली, चारों प्रोसेस में तीनों 12 की 12 चीजें निकाल ली। अब नेक्स्ट है अपने को एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी क्या डिफाइन कैसे डिफाइन किया था मैंने? एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ व्हाट ओवर 1 यूजफुल वर्क ओवर हीट एब्जॉर्ब। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन eta is the symbol used for efficiency, it is equal to work done in this complete cyclic process over में heat absorbed इन चारों प्रोसेस में से कितने प्रोसेस में हो रही है? हीट एब्जॉर्ब इन चारों प्रोसेस में से कितने प्रोसेस में हो रही है? only one process। बताओ एक प्रोसेस में जस्ट अ सेकंड। आप लोग एफिशिएंसी निकालो, जस्ट अ सेकंड, होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ जी, तो वर्क डन इन द साइकिल ओवर में हीट एब्जॉर्ब। देखो वो तो यहाँ पर लकीली चार प्रोसेस में से सिर्फ एक ही प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए डिनोमिनेटर में अपने को सिर्फ और सिर्फ डेल्टा क्यू ए टू बी से मतलब है। अदरवाइज हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, हर साइकिल में ऐसा हो जरूरी नहीं है। आपने चैप्टर 3 में ऐसे क्वेश्चन किए हैं जहां पर साइकिल वर्क मेड अप ऑफ 3 प्रोसेसेस लेट्स से, और 3 में से 2 प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क डन इन द साइकिल साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ 4 प्रोसेसेस A to B, B to C, C to D एंड D to A डिवाइडेड बाय में हीट एब्जॉर्ब सिर्फ पहले प्रोसेस में हो रही है A से। चलो B to C और B to A दोनों एडियाबैट्स में देखो कितना वर्क हो रहा है, B to C और D to A, ध्यान से देखना। B to C और D to A, B to C में तो हो रहा है ये nr T1 minus T2 ओवर में गामा माइनस 1, और D2A में माइनस देखो nr गामा ध्यान से देखो उतना ही है मैग्नीट्यूड में, बस ऑपोजिट साइन है। इसका मतलब दोनों जुड़ के क्या दे देंगे? दोनों ऐड होके क्या दे देंगे? राइट, इन दोनों पे क्वांटिटी वो यहां से भी देख सकते हो यार कि ये जितना भी एरिया होगा दैट विल बी सेम एज दिस, बोथ विल बी सेम। नेक्स्ट वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम A to B प्लस C to D ओवर में डेल्टा T, दोनों को पुट कर दो। A to B इज दिस, चलो लिख देते हैं nr T1 ln of V2 by V1 प्लस nr T2 ln of V4 by V3 डिवाइडेड बाय में हीट एब्जॉर्ब डेल्टा Q A to B हीट एब्जॉर्ब, तो डेल्टा Q A to B सेम एज वर्क इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो nr T1 ln of V2 by V2। सो आंसर अपने को पता है 1 - T2 by T1 आना चाहिए, तो 1 तो दिख गया मुझे, ये दोनों तो कट रहे हैं 1, बट ये दिक्कत है यार, nr कट गए, T2 by T1 भी दिख गया, ये नेगेटिव साइन नहीं दिखा और साथ में ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया V4 by V3 और V2 by V1। देखते हैं अब ये किसके बराबर है, V4 by V3 और V2 by V1। देखो चलो बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना, समझ लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये साइकिल जिस हिसाब से बनाई गई है, ये इस हिसाब से सिमेट्रिक है कि V4 जितने अमाउंट से बड़ा होगा ना V1 से, उतने ही अमाउंट से V3 बड़ा होगा V2 से, याद रखोगे हमेशा। V4 by V1, V4 का रेशियो ओवर में V1, इट विल बी इक्वल टू बड़ा बाई छोटा V3 बाई में V2, क्लियर? याद रखोगे। ऐसे ही प्रेशर, सेम गोस फॉर द प्रेशर, P1 by P2 बड़ा बाई छोटा P1 by P2 बराबर P4 by P3, या ऐसे भी याद रख सकते हो V2 by V1, V2 by V1, V2 by V1 बराबर V3 by V2, राइट? तो ये तो याद करने की बात हुई, बट प्रूफ करने की बात कि क्या ये एक्चुअल में होता है, कैसे प्रूफ करें? देखो जरा, ये तो मैंने इसलिए बता दिया कि डायग्राम से बच्चों को याद रहेगा, एग्जाम में प्रूफ ना करना पड़े, अदरवाइज इसका प्रूफ कैसे करें? ये सब आप क्वेश्चंस में कर चुके हो, ट्रस्ट मी, चैप्टर 3 में बहुत बार कर चुके हो ऐसी चीजें। देखो जरा, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी दे लाई ऑन द सेम एरिया बैक, हमें ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है? ये एम है हमारा, कैसे करेंगे? पॉइंट बी एंड पॉइंट सी लाई ऑन द सेम एरिया बैक, okay, so if point B and point C lie on the same adiabatic, so therefore both the points are going to satisfy equation of adiabatic process. Both the points are going to satisfy equation of adiabatic process. Equation of adiabatic process is PV gamma equal to constant. Equation of adiabatic process is PV gamma equal to constant. But instead of using equation of adiabatic process in terms of pressure volume, let us use in terms of temperature and volume. कैसे rewrite करोगे इसको temperature and volume के term में? P की जगह लिख लोगे nRT by V, nR constant absorb हो जाएगा, कैसे लिखेगा? T V की power gamma minus 1 equal to constant. TV gamma minus 1 V point पे कैसे लिखोगे? TV gamma minus 1 at V point. T की जगह T1 ना कि T1, और V की जगह V2 equal to at C point T2 V3, सही है? तो यहां से आप निकाल के रख लो T2 by T1 का रेशियो, T2 by T1 का रेशियो आ गया, कितना आ गया? T2 के नीचे T1 कितना आ गया? V2 के नीचे V2 by V3 पावर gamma minus 1 ऐसा कुछ। सेम एक्सरसाइज करके देखते हैं फॉर पॉइंट डीएनए, परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज फॉर पॉइंट डीएनए। पॉइंट डी एंड पॉइंट ए लाई ऑन सेम एडियाबैटिक प्रोसेस, सेम एडियाबैट, सो देयरफॉर अगेन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी विल सैटिस्फाई टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ ए पॉइंट पे कितना होगा टीवी गामा माइनस 1, बता दो यारो। T1 V1 की पावर गामा, T1 टी पॉइंट पे T2 V2 V4, V4 अगेन यहां से T2 by T1 निकालो जल्दी से, V1 by V4 gamma V1 minus by V4 की पावर। कंपेयर करो दोनों इक्वेशंस को, कौन किसके बराबर? V2 ओवर में V3 किसके बराबर? V2 ओवर V1 में by V3, V4 सही है? यही बोला था मैंने, इसको उलट के लिख लो, क्या दिक्कत है? V2 by V1, V2 by V1 इक्वल टू V3 by, कोई आ गया, सही है? सो अगर इस नॉलेज को आप यूज करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, क्या आ जाएगा यार? V2 by V1 की जगह लिख सकता हूं मैं, सो देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ कार्नो हीट इंजन कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 प्लस T2 by T1 ln of V4 by V3 डिवाइडेड बाय में ln of V3 by V। क्या आ जाएगा? इनको कट आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस T2 by T1, सही है? तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नो हीट इंजन, नोट कर लो यहां पे।
जल्दी से नोट करो, फिर रिवाइज करेंगे जो भी अभी तक पढ़ा है। सर जो आपने ये ट्रिक बताई जैसे V2 अपॉन V1 नहीं आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोल। सर आपने जो अभी ये ट्रिक बताई है जैसे अपन को पी इंडिकेटर डायग्राम में कोई प्रोसेस दी रहती हो तो वहां पर तो V2 अपॉन V1 करें तो V3 अपॉन V4 के लिए ये सभी पी इंडिकेटर डायग्राम पर तो नहीं ये सिर्फ वैलिड है कार्नो साइकिल के लिए, सबके लिए थोड़ा वैलिड है। ओनली वैलिड फॉर कार्नो साइकिल, ओनली वैलिड फॉर सच साइकिल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ टू आइसोटोन एंड टू एडियाबैट्स। ठीक है आदित्य आ गया। ओके ओके करो यार जल्दी जल्दी करो तुम लोग। डन सर डन सर हां सर ओके 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 वेट, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कि कौन कौन से आप लोग ट्राई कर सकते हो अभी तक के नॉलेज के बेसिस पे, ताकि आप लोग इस टॉपिक के बाद डाल लो होमवर्क। लिख लो बेटा, ट्राई क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एमसीक्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। चलो देखो अभी कंक्लूड करता हूँ कि अभी करते हैं, कंक्लूड करते हैं। ओके देखो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि एग्जामिनर कार्नो हीट इंजन की बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जामिनर आइडियल हीट इंजन की बात कर रहा है ना कि प्रैक्टिकल हीट इंजन की। देखो जरा ध्यान से देखो, efficiency of any practical engine of any engine of any practical engine of any engine can always be defined as, देखो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, कितना वर्क किया और कितना हीट कंज्यूम किया। ये सोर्स है, सोर्स से हीट लिया, कुछ वर्क डिलीवर किया, बाकी रिजेक्ट किया सिंक को। तो एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 1 माइनस Q2 ओवर में Q। किसी भी प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा कम होगी कौन से इंजन से? कार्नो से ना, कार्नो से। मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर कभी हम सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन अगर बना भी पाए, क्योंकि देखो हमने सब बेस्ट करके देख लिया, कार्नो इंजन में हमने सब बेस्ट किया। क्या क्या बेस्ट किया हमने, क्या क्या आइडियल रखा हमने कार्नो में यार। एक तो हमने वर्किंग सब्सटेंस को आइडियल रखा, जो कि हमारा आइडियल गैस लाना ही पॉसिबल नहीं है, कहां से किस डब्बे में पता चलाऊंगा, एग्जिस्ट नहीं करती। दूसरा हमने सोर्स को सिंक को एक रिजर्वॉयर माना, सिंक तो फिर भी रिजर्वॉयर का काम करता है। मतलब देखो आपके रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, तो उस गाड़ी के चलने से रोड पे ऐसा नहीं है कि गर्मी हो जाएगी, हार्डली टेंपरेचर चेंज होता है। ये ग्लोबल वार्मिंग 1 या 2 डिग्री से बढ़ रहा है कुछ सालों में, दैट इज आल्सो वेरी हार्मफुल, वो अलग बात है। बट सराउंडिंग कैन सेफली प्ले द रोल ऑफ कोल्ड रिजर्वॉयर। मतलब T2 तो फिर भी कांस्टेंट ही रहता है प्रैक्टिकल इंजन में, बट वो T1 जहां से हम हीट ले रहे हैं, बर्निंग फ्यूल, क्या वो कभी बुझेगा ही नहीं, या उससे कितना हीट निकालने का टेंपरेचर डाउन आएगा ही नहीं, ऐसा है क्या? नो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक चीज तो ये है कि दैट इज अगेन समथिंग सॉर्ट ऑफ आइडियल जो कार्नो में अज्यूम किया गया है। अगेन जो ये जितने भी चारों प्रोसेस माने गए हैं ये रिवर्सिबल माने गए हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस तभी होता है जब प्रोसेस बहुत धीरे धीरे कैरी आउट किया गया हो, बहुत धीरे कैरी आउट किया गया हो, ताकि सारे के सारे इंटरमीडिएट पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो। साथ में सिस्टम मतलब मशीनरी शुड बी, योर कार इंजन शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फ्रिक्शन, दैट इज अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर दिस इज कंप्लीटली एन आइडियल इंजन एंड हेंस प्रैक्टिकल इंजन की एफिशिएंसी जो हम कभी बना पाए ज्यादा से ज्यादा कार्नो इंजन के बराबर होती है, उससे ऊपर कभी हो नहीं सकती, अदरवाइज इट इज लेसर। तो मैं इसे इक्वल भी लगा देता हूं। कार्नो इंजन की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी, अभी क्या फॉर्मूला निकल के आया था? 1 माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, नेगेटिव साइन अगर दोनों साइड से हटाते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो Q2/Q1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसा कुछ आगे जाके देखोगे। अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूं, Q2/Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू Q1/T1, फिर इसको ऐसे लिख दो तो Q1/T1 माइनस Q2/T2 इज लेसर देन इक्वल टू 0। फिर आगे जाके देखोगे कि ये तो साइक्लिक इंटीग्रल बन जाएगा एंड इस इनइक्वालिटी का स्पेशल नाम होता है, किसी को याद है? क्लोज निकाल दो। ठीक है क्लोज पढ़ेंगे अभी, ठीक है। वापस से आ जाओ इसी टॉपिक पे, चलो लिख दिया तो अब नोट भी कर सकते हो। ये सब कंक्लूजन है और कुछ कुछ आगे की कहानी भी है जो भी आगे पढ़ना है। हाँ द पॉइंट वाज कि हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कार्नो इंजन इन अ क्वेश्चन। एग्जामिनर कार्नो इंजन की बात कर रहा है और अपने को 1 माइनस T2/T1 यूज करना अलाउड है, ठीक है। तो देखो कार्नो इंजन को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। एग्जामिनर कार्नो इंजन को कार्नो इंजन बोल सकता है फॉर श्योर, ठीक है। या फिर इसको कह सकता है रिवर्सिबल हीट इंजन, या आइडियल हीट इंजन, आइडियल इंजन, आइडियल हीट इंजन, ठीक है। या फिर हाइपोथेटिकल हीट इंजन, या फिर मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन, या फिर फॉर द गिवन फॉर द गिवन सप्लाइड हीट फॉर द गिवन सप्लाइड हीट इट डिलीवर्स मैक्सिमम वर्क, ऐसा कुछ लिखा हो। या लिखा हो हीट इंजन दैट डिलीवर्स मैक्सिमम वर्क, ठीक है, वही रिपीट हो गया ऊपर वाला पॉइंट। या फिर लिखा हो एन हीट इंजन, एन इंजन विच, अगर देखो ये मैक्सिमम है, आ गया डायग्राम, अगर W मैक्सिमम है तो व्हाट अबाउट Q2, व्हाट अबाउट हीट रिजेक्टेड, ठीक है, which rejects minimum heat. So these are all the different ways of addressing the same engine which is Karma engine by the examiner, by the jam examiner in your question. बाकी तो तुम ट्राई करोगे। कौन कौन से क्वेश्चन अनाउंस किया मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 14 है। चलो so this is based on your topic number 2. Topic number 1 was engine, topic number 2 is Karma engine. Now let me quickly come to your topic 3 which is a refrigerator. कर लो नोट कर लो। स्पीड कैसी लग रही है अभी तक, अभी ऐसे ज्यादा क्लासेस हुई हैं, हुई है, स्लो फास्ट क्या लग रही है? बहुत ही फास्ट। बहुत ही फास्ट, ट्रस्ट मी आई एम गोइंग वेरी स्लो। चलो चलें आगे चलें, करो करो जल्दी नोट करो। बताओ रेफ्रिजरेटर क्या होगा? रेफ्रिजरेटर मतलब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर क्यों हमने बनाया है? क्या एम है रेफ्रिजरेटर का? इस मशीन का काम क्या है? फूड आइटम को कूल करना, कोई फूड आइटम को कूल करना, टेंपरेचर इसका काम है ठंडी बॉडी को और ठंडा करना, सही है, ठंडे ऑब्जेक्ट को और ठंडा करना, इसका ये काम। मतलब इसका काम है
कि ठंडी बॉडी से हीट निकाल और कहां पे रिजेक्ट कर, कहां रिजेक्ट करता है, सराउंडिंग में। सराउंडिंग गर्म होती है इन कंपैरिजन टू द फूड कैप इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, सराउंडिंग इज एट हायर टेंपरेचर। सो रेफ्रिजरेटर का क्या काम है, ठंडे ऑब्जेक्ट से हीट निकाल और रिजेक्ट कर गर्म ऑब्जेक्ट में। इसका मतलब हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, फ्रॉम होटर टू कोल्डर या कोल्डर टू होटर, ये तो भगवान के कोल्डर टू ये तो भगवान के नियम के खिलाफ है कि यार भगवान ने तो ये दुनिया ऐसी बनाई है कि हीट एनर्जी विल फ्लो ऑन इट्स ओन फ्रॉम होटर टू कोल्डर। यहाँ तो कोल्डर टू होटर जा रही है, तो ऐसा करने में भगवान के अगेंस्ट जाने में अपने को कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। वर्क करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी होगी, कुछ ना कुछ वर्क अपने को देना पड़ेगा, इसको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी पावर देनी पड़ेगी। इसका मतलब रेफ्रिजरेटर इट इज द रिवर्स ऑफ हीट इंजन। क्या है रेफ्रिजरेटर, इट इज द रिवर्स ऑफ हीट। मतलब ये एक ऐसी मशीन है, इज अ मशीन डिजाइन विद द नेम ऑफ कूलिंग सम कोल्डर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। मतलब ठंडे ऑब्जेक्ट को और ठंडा, डायग्राम के थ्रू समझो, राइटिंग में क्या लिखा है इसको डायग्राम के थ्रू समझो। एक कोल्ड रिजर्वॉयर है, एक ठंडी बॉडी है, टेंपरेचर T2 पे। रेफ्रिजरेटर के वर्किंग सब्सटेंस का जो कूलेंट हम इसमें डालते हैं उसका काम होता है फूड आइटम, ठीक है, मैं और सिंपलीफाई कर देता हूँ। फूड आइटम से हीट निकाल, Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इंटीरियर। ठीक है, ये इंटीरियर है रेफ्रिजरेटर का, इंटीरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर जहां पे कुछ फूड आइटम रखे हैं, कोल्ड रिजर्वॉयर टेंपरेचर T2, और रिजेक्ट कर दे Q1 अमाउंट ऑफ हीट टू हॉट रिजर्वॉयर व्हिच इज लाइंग एट टेंपरेचर T2। एक्चुअली दिस इज योर किचन की एयर, किचन या फिर सराउंडिंग एयर, राइट। देखो हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, T1 इज ग्रेटर देन T2 फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। कोल्ड से हॉट हीट अपने आप नहीं जा सकती, ऐसा करने में कुछ खर्च करना पड़ेगा, बिजली खर्च करनी पड़ेगी, इसको वर्क देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, वर्क पर टाइम देना पड़ेगा। तो वर्क नीड्स टू बी डिलीवर्ड टू दिस वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। सो पॉजिटिव अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। अगेन डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, एरो के थ्रू देख सकते हो, वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, क्योंकि ये भी एंटर कर रहा है, ये भी एंटर, तो W प्लस Q2 इक्वल टू Q1, W इक्वल टू Q1 माइनस Q। ओके, एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर कैसे डिफाइन करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ दिस मशीन। U2 by W। पहली बात तो ये ऐसी मशीन है ही नहीं जो कुछ काम करके दे रही हो, तो इसीलिए एफिशिएंसी बोलना गलत बात। करेक्ट बात है एफिशिएंसी की जगह क्या बोलना, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बट फिर भी मैंने जान के एफिशिएंसी लिखा है क्योंकि एग्जामिनर इसको रिपीटेडली यूज करता है एग्जाम में। एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर ये लैंग्वेज यूज की जाती है, तो एफिशिएंसी बोलेगा तो मतलब बाय डिफॉल्ट समझ जाना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोल रहा है। रेफ्रिजरेटर खरीदने जाओगे तो ऐसा कुछ एक स्टिकर लगा होता है, अभी देखा है, यस सर। ठीक है? फिर इसमें से कुछ कुछ शेडेड रहते हैं, जैसे मान लो 3 शेड कर दिए और ये आधा शेड कर दिया तो 3.5 हो गया, या 5 के 5 तो 5 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, 3.5 स्टार। तो दैट इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कैसे निकालेंगे, पहली बात तो सिंबल ईटा वहां यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम बीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर कौन कहलाएगा, देखो एम क्या है, बात समझो। इंजन के केस में एम क्या था, इंजन हमने क्यों बनाया था, इंजन से हम क्या चाह रहे थे, वर्क। सबसे अच्छा इंजन कौन कहलाएगा जो क्या ज्यादा करके दे, वर्क, मैक्सिमम वर्क, और कम से कम क्या खाए, कम से कम क्या एब्जॉर्ब कर रहा था, वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा था, मतलब एक अच्छा इंजन कौन कहलाएगा, अच्छा इंजन वो कहलाएगा जो सबसे ज्यादा वर्क करके दे और सबसे कम हीट खाए। तो जो सबसे ज्यादा करके दे वो न्यूमरेटर में और जो सबसे कम वो डिनोमिनेटर में, तो एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पे एक अच्छा रेफ्रिजरेटर कौन कहलाएगा, देखो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, ये हीट निकालना। सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर वही कहलाएगा जो ज्यादा से ज्यादा हीट निकाल दे फूड आइटम से, और कम से कम क्या कंज्यूम करे, कम से कम बिजली कंज्यूम करे, कम से कम वर्क कंज्यूम करे। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन, दिस इज हाउ वी डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। वर्क फर्दर किसके बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, दिस इज वैलिड फॉर ऑल द रेफ्रिजरेटर्स, फॉर ऑल द रेफ्रिजरेटर्स। जैसे कि 1 - Q2 by Q1 ये फॉर्मूला भी वैलिड था, eta equal to 1 - Q2 by Q1 was valid for all the engines. Similarly Q2 over में Q1 - Q2 that is valid for all the refrigerators. अब सबसे ज्यादा सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर कौन होगा, अगेन जब वर्किंग सब्सटेंस क्या हो जाए, कौन सा कूलेंट डाल दें हम इसमें, आइडियल गैस, राइट, और साइकिल कैसी हो जाए, ये दोनों बॉडीज क्या बन जाए, रिजर्वॉयर्स बन जाए, और साइकिल कैसी हो जाए, साइकिल रिवर्सिबल साइकिल हो जाए। चार प्रोसेस से मिलके बने, कौन से चार प्रोसेस, दो आइसोथर्म और दो एडियाबैट। इंजन के केस में जहां पॉजिटिव काम करके दे रहा था इंजन, साइकिल वाज कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज ऑन टीवी की डायग्राम। नाउ दिस इज रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के केस में एंटी क्लॉकवाइज। वर्क इज डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, मतलब वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव। So cycle will remain the same, shape of cycle will remain the same, cycle will still be composed of those four processes, but now the direction will be, instead of clockwise it will be anti-clockwise. सही है ना, anti। So therefore for Carnot refrigerator cycle looks something like this, ठीक है। पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा था T1 पे, अब T1 पे आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है, और T2 पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। हीट कौन से प्रोसेस में एब्जॉर्ब की जा रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, Q2। कितना हीट रिजेक्ट हो रहा है, Q1। जैसे ही ये रेफ्रिजरेटर कार्नो हो जाएगा, Q2 और Q1 का रेशियो किसके बराबर, P2/21. so therefore beta
efficiency of refrigerator जो कि इसके बराबर था for any practical engine that will become equal to T2 over में T2 upon T1 minus T2 और ideal Carnot refrigerator, ideal Carnot refrigerator, ये याद रखो, ठीक है, नोट कर लो इसको। चल रही है डन सर। सर हाँ जी बेटा, सर ये जो वर्कडन आपने लिखा है Q1 माइनस Q2 सर उसको एक बार एक्सप्लेन करिएगा क्योंकि Q2 तो ले रहा है और Q1 मतलब एमिट एरो देखो बस, एरो देखो, एंटर कौन कौन कर रहा है, कौन कौन एंटर कर रहा है, Q2 एंटर कर रहा है और और वर्कडन W एंटर कर रहा है, यस और एग्जिट कौन कर रहा है, Q1 तो बस हो गया ना, ये ओके ओके सर ओके। सर इसमें पहला प्रोसेस एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें हाँ पहला प्रोसेस है, ये बोल लो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हीट निकालेगा ना फ्रॉम द फूड आइटम, चलें भैया आगे चलें, यस सर। ठीक है, ओके। अब देखो दो फेमस इंजन हो रहे हैं, जैसे कार्गो इंजन बहुत फेमस है ना, ऐसे ही दो इंजन हो रहे हैं जो बहुत फेमस है, उनके उनको बस जान लो, उनको क्वालिटेटिवली जान लो, क्वांटिटेटिवली मतलब इतना कुछ सिलेबस में नहीं है, प्रिकॉशन के तौर पे जान लो बस, गैस टरबाइन और स्टर्लिंग, क्वेश्चन बनेगा तो कर ही लोगे। गैस टरबाइन हीट इंजन, सो व्हाट इज गैस टरबाइन हीट इंजन, देखो कार्नो साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं, कार्नो साइकिल में चार प्रोसेस कैसे कैसे होते हैं, आगे जाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, लेफ्ट से राइट जाने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा प्रोसेस, लेफ्ट से राइट जाने के लिए कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल, समझो आप लोग, कार्नो में ऐसा होता है आइसोथर्मल, ऊपर से नीचे आने के लिए एडियाबैटिक और राइट से लेफ्ट आने के लिए और नीचे से ऊपर जाने के लिए एडियाबैटिक सही कुछ होता है, ठीक है। अभी देखो लेफ्ट से राइट जाने के लिए कोई और फेमस प्रोसेस है हमारे पास, चार प्रोसेस है हमारे पास, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक और एडियाबैटिक। लेफ्ट से राइट जाने के लिए कोई फेमस प्रोसेस है हमारे पास, हाँ एक प्रोसेस है आइसोबारिक आइसोबारिक ठीक है, और राइट से लेफ्ट आने के लिए गैस। इसका मतलब अगर हम ये दोनों तो सेम रखें और बस आइसोथर्मल की जगह हम लगा दें, आइसोथर्मल की जगह अगर हम लगा दें आइसोबारिक, तो दैट इज अगेन सम फेमस साइकिल एंड दैट साइकिल is of which engine, that cycle is of gas turbine, तो बता देता हूँ, तो गैस टरबाइन हीट इंजन अगेन दैट इज अ फेमस इंजन, बट क्या इसकी एफिशिएंसी कार्नो इंजन से ज्यादा होगी, नो नो, ठीक है। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ कितने प्रोसेसेस, चार प्रोसेसेस, कैसे प्रोसेसेस, पहला प्रोसेस A to B का नामकरण करो जल्दी से, A to B कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल, आइसोबारिक, एक्सपेंशन, सही है, अच्छा हीटिंग है या कूलिंग है, जल्दी से बताओ, हीटिंग है कूलिंग है, कैसे डिसाइड करोगे, वर्क क्या है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। डेल्टा यू क्या है, मान लो वर्किंग सब्सटेंस आईडी ऐसी है, डेल्टा यू पे कोट करो, डेल्टा यू एनसीबी डेल्टा यू होता है, टेंपरेचर पे कोट करो, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेंपरेचर बढ़ रहा होगा, तो मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव बट पॉजिटिव डेल्टा क्यू पॉजिटिव इसका मतलब A to B जाते हुए सिस्टम इज एब्सॉर्बिंग हीट, इज एब्सॉर्बिंग हीट, B to C इज एडियाबैटिक, तो इसमें कोई हीट एब्सॉर्ब नहीं हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ऐसे D2 में, और C to D में फिर सिमिलरली क्या होगा, हीट इज बीइंग ठीक है, हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, ठीक है। सो अगर इसकी एफिशिएंसी मान लो निकालनी पड़ भी जाए, मान लो आपको ये प्रेशर सब गिवन हो क्वेश्चन में, तो कैसे निकालोगे एफिशिएंसी, वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल ओवर में हीट एब्सॉर्ब से कौन से प्रोसेस में हो रही है, सही है। बाकी का भी नामकरण कर सकते हो, B2C का नामकरण करो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कूलिंग भी बोल सकते हो उसको, सही है, कूलिंग भी हो रही है, क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन रिजल्ट्स इन कूलिंग, C2D एडियाबैटिक कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोबारिक कंप्रेशन इन विच हीट इन विच कूलिंग इज बीइंग टेकन, मतलब हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, ठीक है। एंड फोर्थ प्रोसेस है एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसमें बेसिकली टेंपरेचर राइज कर रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन रिजल्ट्स इन हीटिंग ऑफ गैस, ठीक है। अगर गैस टरबाइन रेफ्रिजरेटर बनाने को बोलो तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा, बस ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें हीट इज बीइंग एब्सॉर्ब, हीट इज बीइंग रिजेक्टेड, बस दिस इज गैस टरबाइन। अच्छा नेक्स्ट स्टर्लिंग हीट इंजन, नेक्स्ट इज स्टर्लिंग हीट इंजन। अभी देखो कार्नो में ऐसा था, आइसोथर्मल एडियाबैट, आइसोथर्मल एडियाबैट, आइसोथर्मल से छुटकारा पाके हमने आइसोबार लगा दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, आइसोथर्मल को एज इट इज रहने दे रहे हैं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाले रास्ते को बदल दे रहे हैं। एडियाबैट की जगह कौन सा फेमस प्रोसेस लगाना चाहोगे, ऊपर से नीचे, ठीक है, बस इनकी जगह ये लगा दो बस, आइसोकोरिक, तो सच साइकिल व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोकोरिक कूलिंग, आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड देन आइसोकोरिक हीटिंग, such cycle is called to be cycle of Stirling's heat engine. This process is taking place at temperature T1, this process is taking place at temperature T, ठीक है।
अब देखो किस किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, किस किस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है, आइडेंटिफाई करो और इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालोगे अगर कभी निकालनी पड़ जाए तो। देखो पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। बताओ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड या एब्जॉर्ब? बताओ यार डेल्टा वर्क बता दो, वर्क पॉजिटिव जीरो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा यू जीरो। जीरो। वर्किंग सब्सटेंस आइडिया कैसा है, इन दोनों को यूज किया, फर्स्ट लॉ लगाया तो डेल्टा क्यू इज पॉजिटिव इसका मतलब हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब। ठीक है, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब। B2C देखो, B2C का नामकरण करो, रिवर्सिबल आइसोकोरिक। कोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है इसमें, और प्रेशर 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 के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो पीवी का प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, पीवी का प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा टी नेगेटिव, डेल्टा टी नेगेटिव तो डेल्टा यू नेगेटिव नेगेटिव। वर्क कितना था क्योंकि आइसोकोरिक है, जीरो जीरो दोनों को यूज करा तो डेल्टा क्यू नेगेटिव नेगेटिव का मतलब आइसोकोरिक कूलिंग हो रही है इन व्हिच हीट इज बीइंग रिजेक्टेड ऐसे C2D में बताओ हीट इज बीइंग, और D2A में हीट इज बीइंग। ऑब्जर्व अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ जाए तो वर्क इन दिस साइकिल ओवर में हीट एब्जॉर्ब। बताओ न्यूमरेटर में तो तीन चार चीजें निकालनी पड़ेगी, वर्क AB, वर्क BC, वर्क CD और वर्क DA, जिसमें से दो चीजें तो जीरो है। कौन कौन सी जीरो है, BC है ना। और हीट एब्जॉर्ब अब यहाँ पर सिर्फ एक प्रोसेस में नहीं हो रही दो में हो रही है ना, डेल्टा क्यू AB निकालना पड़ेगा और डेल्टा क्यू एडी DA, AD नहीं DA। डी एडी तो these are again two famous engines which are not directly part of your jam but करा दिए गए हैं, मैंने करा दिए बाय चांस आ जाए तो, बाय चांस की बात नोट करो फटाफट। जल्दी करो भाई नोट। ठीक है, दो टॉपिक और कराने हैं मेरे को आज। करके आओगे ना क्वेश्चन, पक्का करके आओगे ना आज रात को, करोगे ना क्वेश्चन ट्राई? यस पक्का फॉर श्योर पक्का। या ऐसा तो नहीं करोगे ना कि भाई भाई जैसे अभी क्लास हो रही है फिर खाना खाओगे और फिर पढ़ने बैठोगे और फिर पढ़ते पढ़ते 15 मिनट में पता नहीं लगेगा कहाँ खो गए, नींद आ गई। ये मत करना, बहुत लॉस हो जाएगा तुम्हारा, बता रहा हूँ मैं। सर आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा यू नेगेटिव कैसे हुआ? आइसोबारिक आइसोकोरिक में आइसोकोरिक आइसोकोरिक इसमें B2C में। हां सर चलो तुम ही बताओ, B2C जाते हुए वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, कांस्टेंट है कांस्टेंट है, सही है। प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, देखो B पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा था और C पॉइंट पे प्रेशर कम है, तो प्रेशर घट रहा है। हाँ। अच्छा हाँ। तो P और V का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट घटेगा बढ़ेगा कांस्टेंट रहेगा, घटेगा घटेगा। और PV का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एनआरटी तो टेंपरेचर घटेगा बढ़ेगा घटेगा घटेगा। इसका मतलब डेल्टा T फाइनल माइनस T इनिशियल नेगेटिव, नेगेटिव और डेल्टा U किसके बराबर होता है, एनसीवीटी तो आगे ना डेल्टा U। हां सर ठीक है, चलो आज का होमवर्क कोई गेस कर सकता है? 1 to 14 क्वेश्चन ठीक है, कितने हो गए टोटल, 42 और टोटल कितने हो गए? 53 टाइम बताऊं कितना लगना चाहिए इनमें? 4 आवर्स लगेंगे, पक्का लगेंगे, किसी किसी को 5 भी लग सकता है तुम्हारे पास आज ये। करोगे इतना, Yes, टाइम बोलो, करोगे इतना, सेल्फ स्टडी करोगे आप लोग आज? ये सर जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है बेटा। फिर आज कल मिला के मुझे आज की आज में निपटाना है, आज की आज में, और कल देख लेना अगर कॉलेज वॉलेज नहीं जाना हो तो। मतलब कल मेरी क्लास है 8 to 10, तब तक ये करके रखना। कल हम सारे डाउट्स लेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, अभी दो टॉपिक बाकी हैं जो हम कंफर्टेबली 9:30 तक कर लेंगे। ठीक है, कैसे शुरू करोगे देखो मैं बता देता हूँ। पहले ट्राई करना क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 14 MCQ, आधे घंटे में हो जाना चाहिए, हाफ एन आवर। उसके बाद ट्राई करना क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 6 MSQ, फिर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 11 NAT, और फिर क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 36 MCQ। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में मैं कल डाउट भी लूंगा, इसी सीक्वेंस में। चले आगे, यस सर यस सर बोलो ना, मैं वेट कर रहा था। चलो नेक्स्ट टॉपिक इज हीट पंप। देखो गर्मियों में तो रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। एयर कंडीशनर भी रेफ्रिजरेटर वाला ही रोल निभा रहा है, हाँ या ना? जो रूम में एयर कंडीशनर लगा हुआ है, एसी जो लगा हुआ है, वो रेफ्रिजरेटर का रोल निभा रहा है या नहीं निभा रहा? देखो रेफ्रिजरेटर के लिए जिसको वो ठंडा कर रहा है वो फूड आइटम है, और एयर कंडीशनर के लिए रूम रूम, ठीक है। और गर्म किसको कर रहा है एयर कंडीशनर, बाहर बाहर की जो एयर है, और ऐसा करने में ये भी बिजली खा, तो एयर कंडीशनर भी रेफ्रिजरेटर ही है एक तरह से, सही है। अब नेक्स्ट मशीन का नाम है हीटर, रूम हीटर, हीट पंप, हीट पंप, रूम हीटर, हीट पंप। क्या काम होता है हीट पंप का, सर्दियों में यूज होता है, क्या काम होता है? गर्म रूम को है ना, गर्म को गर्म बनाए रख या गर्म को और गर्म कर, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका काम है, दिस इज सच अ मशीन डिजाइन बाय अस, डिजाइन बाय ह्यूमन बीइंग्स विद द नेम ऑफ हीटिंग सम हॉटर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। इट्स एम इज टू हीट सम हॉटर पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, गर्म को और गर्म करे, कैसा कुछ। तो मतलब डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम क्या होगा, फिर से वैसा ही कुछ। एक हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे ये आपका रूम है जिसमें आप बैठे हो, ठीक है, जिसका टेम्परेचर चाहता हूं कि भैया तू इसको कुछ 30 डिग्री सेल्सियस में मेंटेन करके रख, सर्दियों की बात चल रही है दिसंबर महीने की, और
बाहर ठंडी है, सराउंडिंग कोल्ड रिजर्वायर, रूम के बाहर ठंडी है, कोल्ड रिजर्वायर, जिसका टेम्परेचर है T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। फॉर एग्जांपल कोल्ड रिजर्वायर इज सराउंडिंग। हीट पंप का काम क्या है? हीट पंप का काम है कि हीट उठा कहां से? ठंडी बॉडी से हीट उठा और कहां रिजेक्ट कर? गर्म बॉडी में रिजेक्ट कर। Q2 हीट उठा और Q1 रिजेक्ट कर। अगेन ध्यान से देखो, यहाँ पे हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम वाटर टू कोल्डर या कोल्डर टू वाटर। कोल्ड टू वाटर। इन डूइंग सो इट विल रिक्वायर सम बिजली, इट विल रिक्वायर सम वर्क। तो एक तरह से ये रेफ्रिजरेटर ही हो गया, यस और नो? यस सर ठीक है, बस रेफ्रिजरेटर में आप कहां बैठे थे? आप कहां बैठे से मेरा मतलब है कि आप A2 उस पे। मशीन का क्या लुत्फ उठा रहे थे? मतलब यूजर कहां था? रेफ्रिजरेटर में यूजर यहां था, यस और नो? फूड आइटम यहां था, यस सर। क्लियर है? हीट पंप में यूजर कहां है? मतलब इसका क्या लुत्फ उठा रहा है? हाँ। बात समझे? इसका मतलब अगर मैं इसकी एफिशिएंसी लिखूं, अगर मैं इस मशीन की एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, एफिशिएंसी, अगेन आप जानते हो कि एफिशिएंसी विल बी अ रॉन्ग वर्ड, एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप, दैट विल बी रॉन्ग टू एड्रेस, मोर करेक्ट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बट अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये भी यूज किया जाता है। सो अगर कोई बोले एफिशिएंसी ऑफ हीट पंप, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाना ही इज एड्रेसिंग टुवर्ड्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिनोटेड बाय सिंबल कापा। कोई भी सिंबल ले लो, ईटा बीटा कापा, ठीक है? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ईटा भी यूज कर लेता है एग्जाम में। किसके बराबर बताओ? हीट पंप, एक रूम हीटर अच्छा कब कहलाएगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे? कहां बैठे हो तुम क्या लुत्फ उठा रहे हो उसका? तुम क्या चाहते हो? रूम हीटर ज्यादा से ज्यादा क्या दे तुमको? तो किस ज्यादा से ज्यादा चाहते हो तुम? और कम से कम क्या खाए? कम से कम बिजली कंज्यूम करे, तभी वो ज्यादा स्टार वाला होगा भाई, कम से कम बिजली कंज्यूम। क्लियर हो गया? समझना। देखो रेफ्रिजरेटर में क्या था, एक रेफ्रिजरेटर अच्छा कब कहलाएगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा हीट निकाल दे फ्रॉम द फूड आइटम और कम से कम, आर यू गेटिंग इट? यस सर एम से हम मशीन को यूज कर रहे हैं, वही एम डिसाइड करेगा एफिशिएंसी ऑफ दैट मशीन। ओके, अगेन वर्क विल बी इक्वल टू Q1 minus. So this is valid for this definition, this mathematical statement is valid for all the heat pumps. The moment I call this heat pump to be ideal heat pump, या जैसे ही मैं इसको रिवर्सिबल हीट पंप बोल दूंगा, या जैसे ही बोल दूंगा इसको मोस्ट एफिशिएंट हीट पंप, या जैसे ही बोल दूंगा इसको कार्नो हीट पंप, या फिर ऐसा हीट पंप which consumes minimum या maximum work, consumes minimum work, या फिर ऐसा हीट पंप which delivers या which rejects minimum या maximum Q1। मैक्सिमम बात समझ रहे हो? इतना सब मैंने क्यों लिखा है? ये सब डिफरेंट वेज हैं ऑफ एड्रेसिंग द सेम थिंग। ऐसी लैंग्वेज तुम देखोगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन 15 से 36 में, ठीक है? ये आपको हेल्प करेगा वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में। मेरा सजेशन है कल पे मत छोड़ना, खाना खा के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसको आइडियल हीट पंप बोल दूंगा, साइकिल कैसी दिखेगी बेटा? साइकिल विल नाउ कंसिस्ट ऑफ कितने प्रोसेसेस? साइकिल विल बी कार्नो साइकिल, 4 प्रोसेसेस बट ट्रेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब की जा रही है, इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट की जा रही है। Q2 by Q1 will be equal to ratio of the two temperatures and coefficient of performance which was equal to this will now become equal to, ठीक है ना? सही है ना? यस सर। कर लो, नोट कर लो। बाकी क्वेश्चन ट्राई करोगे तब ज्यादा क्लियर होगा, तब ये चीजें समझ में आने लगेंगी। और ठीक है, ट्रस्ट मी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहिए सारे के सारे 50 क्वेश्चन सॉल्व करा लेना कल, बट ट्राई करके आना बेटा, ठीक है? अभी एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। डन, ओके Done, sir. ओके। सबसे एफिशिएंट इंजन कौन? Carnot engine. कार्नो इंजन, राइट? तो एक थ्योरम है, कार्नो थ्योरम, लिख लो इसको। ऑफ ऑल द हीट इंजन्स, डबल एफ तो नहीं आएगा? डबल एफ आएगा? वर्किंग बिटवीन सेम सेट ऑफ टू रिजर्वायर्स, सेम सेट ऑफ टू से मेरा मतलब है हॉट एंड कोल्ड, एट टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, वेयर कौन बड़ा कौन छोटा? T1 इज ग्रेटर देन T2। मतलब इस दुनिया का कोई भी हीट इंजन ले आओ, शर्त क्या है कि दैट मस्ट आल्सो ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर्स लाइंग एट T1 एंड T2। इस दुनिया का कोई भी हीट इंजन ले आओ जो T1 और T2 के बीच में काम कर रहा हो, जो T1 और T2 के बीच में ऑपरेट कर रहा हो, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किस हीट इंजन की होगी? ऑफ ऑल द हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन T1 एंड T2, मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन इज कार्नो बस इंजन। ये बात आप जानते थे, बस उसको मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, उसी को हम बोलते हैं कार्नो थ्योरम। मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन इज कार्नो, ठीक है? विद एफिशिएंसी, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन विल ऑलवेज बी लेसर देन एफिशिएंसी ऑफ, ज्यादा से ज्यादा कभी हम बना पाए, कभी अगर हम बना पाए आज से 100 साल बाद भी, तो हम ज्यादा से ज्यादा इस तक पहुंच पाएंगे 1 - T2 by T1। एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन विल ऑलवेज बी लेसर देन। अच्छा ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है यार, कुछ कर करा के कार्नो इंजन से ज्यादा एफिशिएंट इंजन बनाया जा सकता है ना? तो क्वेश्चन इज दिस, ठीक है? एंड दैट इज गोइंग टू डिसाइड आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि यार मतलब ठीक है, समझ में आ गया कि कार्नो इंजन सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंजन है, फिर भी कुछ अगड़म तिगड़म करके हम कार्नो इंजन से ज्यादा एफिशिएंट इंजन बना सकते हैं। अगड़म तिगड़म से मेरा मतलब है कुछ कॉम्बिनेशंस ट्राई करें, दो इंजन को एक साथ चला के देखें। दो इंजन को एक साथ चलाने का मतलब क्या है? दो इंजन को एक साथ चाहे तो सीरीज में चलाया जा सकता है या पैरेलल में। अब सीरीज और पैरेलल से क्या क्या मतलब है, देखो जरा। तो नेक्स्ट टॉपिक इज हीट इंजन्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? हीट इंजन इन डिफरेंट, देखो जरा ध्यान से देखो, दो इंजन को सीरीज में चलाना है, तो पहले समझते हैं केस नंबर 1, टू हीट इंजन इन सीरीज। टू हीट इंजन इन सीरीज, दो हीट इंजन को सीरीज में कब बोला जाएगा? दो हीट इंजन सीरीज में तभी कहलाएंगे जब
ये तो इंजन 1 है। अगर मुझे इंजन 1 के साथ दूसरा इंजन सीरीज में लगाना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? जब दूसरे का सिंक पहले का सिंक दूसरे का सोर्स बन जाए, पहले का सिंक दूसरे का सोर्स बन जाए। इन दैट केस दीज टू इंजन्स आर सेट टू बी, एंड जो भी हीट पहला रिजेक्ट कर रहा है वो हीट दूसरा उठा ले। सो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड टू बी सीरीज। ठीक है, सीरीज में कहलाने के लिए क्या कंडीशन है? पहले का सिंक दूसरे का सोर्स बन जाए, एंड हीट रिजेक्टेड बाय फर्स्ट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय सेकंड। ठीक है, अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है। इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखो जरा ध्यान से देखना, बोर्ड पे देखो। मेरे लिए एक्चुअली में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। मेरे लिए मतलब यूजर पार्ट पे एक तरह से ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता इस ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या है। एक्चुअली में बीइंग अ यूजर मुझे क्या दिखाई पड़ रहा है कि इस कॉम्बो ने कितना वर्क करके दिया, कितना वर्क किया, ठीक है, और इस कॉम्बो ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया। Q1 Q1 उठाया, Q3 रिजेक्ट किया। इस कॉम्बो मतलब जो भी है इसके ब्लैक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। तो इस कॉम्बो ने इतना वर्क किया और इतना हीट। तो एफिशिएंसी ऑफ दिस सीरीज इंजन विल बी गिवन लाइक दिस। अच्छा, W1 Q1 Q2 में क्या रिलेशन है यार, जल्दी बता दो। W1 Q1 Q2 में क्या रिलेशन है? W1 is equal to Q2 ठीक है, वैसे W2 और Q2 और Q3 में क्या रिलेशन है? सही है, क्या आ गया? Q1 माइनस Q3 तो 1 माइनस, सही है। सो एफिशिएंसी ऑफ द सीरीज इंजन इज 1 माइनस Q3 by Q, सही है। अब पहला इंजन भी दिया हुआ है, लेट्स से कार्नो हीट इंजन, दूसरा इंजन भी दिया हुआ है कार्नो, क्योंकि ये भी कार्नो और ये भी कार्नो। तो व्हाट विल बी रेशियो ऑफ दिस हीट बाय दिस हीट? Q2 by Q1 किसके बराबर? Q2 by Q1 बराबर T2 by T1। ऐसे ही Q3 by Q2 बराबर T3 by T3 by दोनों इक्वेशंस को यूज करो, देखो क्या आ रहा है। अगर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करोगे तो Q2 कैंसिल, क्या आया? Q3 by Q1 Q3 by Q3 is equal to T3 by T2 होगा ना? ठीक है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गई? 1 माइनस T3 by T1, सही है। 1 माइनस T3 by एफिशिएंसी पहले इंजन की देखो कितनी थी, जब तक कोई सीरीज में मैंने नहीं लगाया था, जब तक सीरीज में दूसरा इंजन नहीं लगाया था, एफिशिएंसी पहले इंजन की कितनी थी? 1 माइनस T2 by T1। एफिशिएंसी सीरीज कॉम्बिनेशन की कितनी हो गई? 1 माइनस T3 by T2। इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, ध्यान से देखो। T3 की वैल्यू इज लेसर देन T2, सो माइनस T3 की वैल्यू इज ग्रेटर देन T2, ठीक है। सो 1 माइनस T2 by T1 और 1 माइनस T3 by T1, तो ये बड़ा हो जाएगा देन दिस। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन करने की वजह से एफिशिएंसी बढ़ गई या घट गई? बढ़ गई या नहीं? बढ़ गई ना, ठीक है। तो कार्नो थ्योरम तो फिर इनवैलिड हो गई यार। कार्नो थ्योरम में क्या बोला था कि कोई भी इंजन ले आओ, कभी भी उसकी एफिशिएंसी किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 1 माइनस T2 by T1 से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ तो हमने प्रूव कर दिया, ये तो 1 माइनस T2 by T1 से ज्यादा आ गई। तो फिर क्या ग्लिच है, क्या पैराडॉक्स है, क्या एरर है? सर आप देखो कि आप कौन से दो इंजन को कंपेयर कर रहे हो। आप इंजन 1 को कंपेयर कर रहे हो विद सीरीज इंजन। इंजन 1 किन के बीच में ऑपरेट कर रहा है? और सीरीज इंजन किन के बीच में ऑपरेट कर रहा है? और कार्नो थ्योरम क्या कहती थी कि कोई भी इंजन ले आओ, बस शर्त क्या है? T1 और T2 के बीच में ही ऑपरेट करना चाहिए। उसकी एफिशिएंसी कभी भी, यहाँ तो आपने सिंक ही बदल दिया ना। बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? ठीक है। भाई देखो पैसा खर्च कर रहे हो, कहाँ खर्च कर रहे हो? T3 ज्यादा ठंडा है, ठंडा सिंक लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और ठंडा सिंक लाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो पैसा खर्च करने के तर्ज पे आपने एफिशिएंसी बढ़ा ली। कार्नो थ्योरम इनवैलिड नहीं है। कार्नो थ्योरम के अकॉर्डिंग ऑफ ऑल द हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टू टेंपरेचर्स T1 and T2, मोस्ट एफिशिएंट इंजन इज कार्नो हीट। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन केस 2, लास्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है बेटा, बता रहा हूं, बात सुन लो सब लोग। ये थियरी इंपॉर्टेंट है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चंस लगा के जरूर देखना यार, और आज ही देख लेना। कॉफी पी लेना, चाय पी लेना, सोना मत, ठीक है। बहुत जरूरी है यार, ठीक है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा कार्नो से, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। मतलब आज की ऐसा चैप्टर मिलेगा नहीं तुम्हें, किसी भी मॉड्यूल में ढूंढने से नहीं मिलेगा। देखो कितनी मेहनत कर रहे हो चैप्टर के लिए। मैंने कितने घंटे पढ़ाना है? मैंने कितने घंटे पढ़ाना है? देखो 2 घंटे आज, 2 घंटे कल, 4 घंटे हो गए। तुम्हें कितने घंटे पढ़ना है? 5 घंटे टोटल, बस 10 घंटे। 10 घंटे पढ़ने पे एक क्वेश्चन की गारंटी मिलती है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से। तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 10 घंटे पढ़ने में एक और क्वेश्चन बन जाएगा। अगर ये 53 क्वेश्चन बना लिया ना आज, 53 में से मान लो तुमसे सक्सेसफुली 40 भी लग गए या 35 भी लग गए, तो बस खुश हो जाना, एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा एग्जाम में। तो आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जिसको रियल में एग्जाम निकालना है। लास्ट केस, केस 2। बाकी तो भैया जैसे तुम्हारी मर्जी, इट्स अप टू यू। केस 2 इज 2 हीट इंजन्स इन पैरेलल। टू हीट इंजन इन पैरेलल। तो देखो जरा ध्यान से देखो, दो इंजन पैरेलल में तभी कहलाएंगे जब उन दोनों इंजन को मैं साइमल्टेनियसली ऑन कर दूं और दोनों इंजन सेम सोर्स और सिंक के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। इंजन 1, इंजन 2, हॉट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T1, कोल्ड रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर T2। Q1 हीट उठाया, Q2 हीट रिजेक्ट करा, Q3 हीट उठाया, Q4 हीट रिजेक्ट करा, W1 काम किया और W2 काम किया। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, बोर्ड पे देख लो, फिर नोट करते रहना। देखो जो भी हो रहा है इस ब्लैक बॉक्स के अंदर हो रहा है। ये ब्लैक बॉक्स इन कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल हीट इंजन फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी ऑफ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताओ कितना वर्क किया इस कॉम्बिनेशन में? टोटल वर्क कितना किया इसने? W1 प्लस, और कितना हीट एब्जॉर्ब किया? Q1 प्लस Q3, सही है। Q1 plus Q3 तो दिस विल बी द एफिशिएंसी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा W1 को लिखो Q1 Q2 की टर्म में बताओ जल्दी से। W1 को लिखो Q1 Q2, Q1 माइनस Q2, Q2 ऐसे ही W2 को लिखो Q3 Q4 की टर्म में। Q3 minus Q4 सही है। देखो कुछ कट रहा है क्या? अगर इन दोनों को एक साथ लिख दूं और Q2 और Q4 वालों को एक साथ लिख दूं, Q1 प्लस Q3 माइनस का साइन कॉमन लेके Q2 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय में, देखो क्या आ गया? 1 माइनस Q2 प्लस Q4 डिवाइडेड बाय में
Q1 plus Q3. सही है। अच्छा अब आगे देखो, ये भी कार्नो बता रखा है एग्जामिनर ने, ये भी कार्नो और ये भी कार्नो, दो कार्नो इंजन को पैरेलल में लगा रहे हैं क्योंकि ये कार्नो है, तो वट ओवर वट विल बी इक्वल टू वट ओवर वट, Q2 by Q1 विल बी इक्वल टू T2 by T1. T2 by T1 एंड ऐसे ही Q4 by Q3 विल बी इक्वल टू अगेन T2 by T1. T2 by T1। ठीक है, तो Q2 की जगह लिखा जा सकता है Q1 टाइम्स T2 by T1 और Q4 की जगह लिखा जा सकता है Q3 टाइम्स T2 by T1। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो आप, देखो क्या आया, 1 माइनस Q1 टाइम्स T2 by T1 प्लस Q3 टाइम्स T2 by T1 डिवाइडेड बाय में Q1 प्लस Q। दोनों में से T2 by T1 कॉमन ले लो, कर दिया ना। Yes, sir. इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना निकल के आई, कोई फायदा हुआ? ये एफिशिएंसी मान लो अगर मैं ये इंजन नहीं लगाता तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी थी, यही थी। Yes, sir. एक और लगा के मैंने पैसा खर्च किया बट कोई फायदा निकल के आया इसका। इसका मतलब अगर मैं 1000 इंजन 1000 कार्नो इंजन को साइमल्टेनियसली सेम T1 और T2 के बीच में ऑपरेट करा रहा हूं और साइमल्टेनियसली सबको एक ही टाइम पे स्विच ऑन करूं तो भी एफिशिएंसी उन 1000 इंजन की मिला करके किसके बराबर आएगी, एफिशिएंसी ऑफ सिंगल कार्नो। Carnot engine. और क्या यहाँ पे कार्नो थ्योरम से भी ये बात मेल खा रही है ना, कि देखो ये जो कॉम्बो है, ये कॉम्बो अगर इस कॉम्बो को मैं एक सिंगल इंजन मानूं तो ये किसके बीच में ऑपरेट कर रहा है, T1 और T2 के बीच में। ठीक है। और एक सिंगल इंजन भी किसके बीच में ऑपरेट कर रहा था, T1 और T2 के बीच में। तो कार्नो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी इंजन ले आओ जो T1 और T2 के बीच में काम करे, एफिशिएंसी कभी भी 1 माइनस T2 by T1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब हमने दो कार्नो इंजन को साइमल्टेनियसली लगा दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब भी देखो क्या निकल के आया, यही बात निकल के आई है कि एफिशिएंसी 1 माइनस T2 by T1 निकल के आई है, उससे ज्यादा नहीं है भाई। इसका मतलब दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन विंस, सीरीज। Series. बट सीरीज कॉम्बिनेशन इज एट द कॉस्ट ऑफ आवर पॉकेट, वहां पे हमें एक ठंडा रिजर्वॉयर खरीद के लाना पड़ेगा T3 वाला, उसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा, दैट इज व्हाई एफिशिएंसी बढ़ रही है। ठीक है चलो अब ट्राई करना क्वेश्चन, ठीक है। इट्स 9:30 नाउ, आई एम आल्सो फीलिंग टायर्ड, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते थे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स एंड टुमारो वी विल मीट फॉर द सेम। इसी सीक्वेंस में आप लोग ट्राई कीजिएगा, 1 से 14, 1 से 6, 1 से 11 एंड देन 15 to 36। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। टुमारो आई एम गोइंग टू कवर अप दीस क्वेश्चंस, मतलब कल की क्लास के बाद हार्डली आई विल डिवोट एनी क्लास टू दिस चैप्टर। तो मतलब फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, मतलब कल की क्लास के बाद जो क्लास होगी उसमें हम एंट्रोपी शुरू करेंगे। तो आज की रात ही है बस तुम्हारे पास ये चैप्टर के क्वेश्चन ट्राई करने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, sir. Yes, sir. Good night.